नमस्कार। प्राचीन इतिहास और स्मारकों के देखने की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज चित्तौड़गढ़ आए हुए हैं। हम लोग पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल होते हुए किले के अंदर प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पाडन पोल की, जो कि सामने है। यह दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है। पाडन पोल मुख्य रूप से पाटन पोल कही जाती थी पहले। गुजरात के सोलंकी शासक सिद्धराज और कुमारपाल के राज में इस पोल का निर्माण हुआ था और इस पोल की दिशा सोलंकियों की राजधानी पाटन की तरफ थी और इस पोल से पाटन की ओर सीधा रास्ता जाता था। इसी कारण इस द्वार को पाडन अथवा पाटन पोल कहा जाता है। जब चित्रकूट पराधीन हो गया तब यहाँ से वीर योद्धा, चित्रकूट अर्थात आज का चित्तौड़गढ़, तब यहाँ के वीर योद्धा गाड़ी लोहारों ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक चित्रकूट स्वतंत्र न हो जाए तब तक वे नंबर 1 इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, नंबर 2 घर बनाकर नहीं रहेंगे, नंबर 3 पीने के लिए पानी का रस्सा नहीं रखेंगे और नंबर 4 मिट्टी के बर्तन में ही खाएंगे, जैसी अनेक प्रतिज्ञाएं ली थी। जन्मभूमि के प्रति देशभक्ति एवं स्वामी भक्ति की मिसाल इस शपथ से महसूस किया जा सकता है। तब से अब ये स्वतंत्रता प्रेमी बैलगाड़ी में ही घर बनाकर देश के कोने कोने में अब तक गुमनाम भटक रहे हैं। प्राचीन सुरक्षित स्मारक पाडन पोल के समीप ही गाड़ी लोहारों के देश के प्रति देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा को बताता हुआ एक स्मारक बना हुआ है। रावत बाघ सिंह का स्मारक जिसे कहा जाता है। महाराजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में यहाँ की अव्यवस्था से प्रेरित होकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय बालक होने के कारण हाड़ी रानी कर्मवती ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को बूंदी भेजकर मेवाड़ के सरदारों को किले की रक्षा का कार्यभार सौंप दिया। प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह ने मेवाड़ का राज्य चिन्ह धारण कर महाराणा विक्रमादित्य का प्रतिनिधित्व किया और लड़ता हुआ इसी दरवाजे के पास वीर गति को प्राप्त हुआ। उन्हीं की स्मृति में मुख्य गेट में यह स्मारक बना हुआ है। हम लोग किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस किले का बहुत ही समृद्ध इतिहास है। धीरे धीरे हम किले को भी देखेंगे और यहाँ के इतिहास को भी जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसके ऐतिहासिक तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। ये विजय स्तंभ, दुर्ग के भीतर स्थित नौखंडा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे भव्य निर्माण है। इसे 1438 में महाराणा कुंभा के मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, जो कि उन्होंने अपने आराध्य
देव विष्णु जी के लिए बनवाया था। इसे बनने में लगभग 10 साल का समय लगा। यह स्तंभ 12 फुट ऊंचा, 2 फुट गुणा 2 फुट आकार के चौकोर चबूतरे पर स्थित है। इस स्तंभ की ऊंचाई 122 फुट लगभग 37 मीटर है। इसमें कुल 9 मंजिलें हैं तथा ऊपर तक जाने के लिए स्तंभ के भीतर 157 घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह भारत में पाए जाने वाला एकमात्र विजय स्तंभ है और यह जौहर स्थल चित्तौड़ जौहर के लिए जाना जाता है। यहाँ का पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी ने रघुवंशी के नेतृत्व में किया था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 में हुआ था। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय में 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कुंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया था। हम लोग इसके इतिहास पर प्रकाश डाल लेते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 में राजा बप्पल रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गोहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं-10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा जीत लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। इसके बाद जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमार पाल के भतीजे अजय पाल से वैवाहिक संबंध बनाकर चित्तौड़ के राजा सामंत सिंह ने सन 1174 के आसपास पुनः गोहिल वंशियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। इन्हीं राजा सामंत सिंह का पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से विवाह हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। सन 1213 से 1242 तक नागदा को इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर देने के बाद यहाँ राजा जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया। सन 1303 में यहाँ के रावल रत्न सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस लड़ाई में क्या हुआ उस कहानी को हम लोग एक बार ध्यान से समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने आज से ठीक 720 साल पहले चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा जमाया था। वह किले में दाखिल होता हुआ आगे बढ़ता कि उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ की रानी ने हजारों छत्राणियों के साथ जौहर कुंड में कूदकर आग को गले लगा लिया।
इतिहास में जौहर की गाथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। यह वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1303 में 26 अगस्त की वो तारीख थी जब रानी पद्मिनी ने हजारों छत्राणियों के साथ जौहर की आग को गले में लगाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में इसका जिक्र किया है। ये है पद्मिनी महल, जिन रानी की हम लोग अभी बात कर रहे थे। रानी पद्मिनी ने जौहर क्यों किया? रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंघल द्वीप की राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की ताकि वह रानी पद्मिनी को पा सके। हालांकि इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद भी हैं। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के मुताबिक खिलजी के आक्रमण का प्रमुख कारण रानी पद्मिनी नहीं थी, बल्कि चित्तौड़गढ़ का किला था, क्योंकि इस किले की व्यापारिक महत्ता बहुत थी। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, सिंध आदि के रास्ते चित्तौड़गढ़ से ही निकलते थे। जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की, वह ऐसे घटना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार करके, जलालुद्दीन खिलजी को मार करके दिल्ली की सल्तनत संभाली थी। उसका शासनकाल चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि हिंदू और राजपूत शासक लगातार विद्रोह कर रहे थे। ऐसे में खिलजी ने राजपूत शासकों का दमन करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रुख किया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस तथ्य का विरोध करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। जब वह दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाह कर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल दिया और आवाजाही के लिए रास्ते रोक लिया। वह लगातार 6 माह तक यहाँ डेरा डाले रहा। इस दौरान ना तो खाने पीने की कोई चीज़ बाहर आ सकती थी और ना ही कोई चीज़ बाहर जा सकती थी। ये रानी पद्मिनी का महल है, और जैसा कि पद्मावत फिल्म में दिखाया गया है कि रानी पद्मिनी ने यहीं से शीशे पानी के द्वारा, शीशे के माध्यम से अपना दीदार अलाउद्दीन खिलजी को करवाया था। हालांकि इस इतिहास की पुष्टि कोई भी इतिहासकार नहीं करता है, और उस समय संभवतः शीशे का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो यह कोल कल्पित घटना लगती है। तो हम लोग बात कर रहे थे रानी पद्मिनी। समय बीतता जा रहा था, किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों छत्राणियों के साथ, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसी ब्लॉग में जौहर स्थल देखा था, वहाँ पर जौहर कर लिया। हालांकि पद्मावत फिल्म में ये जो महल दिखाया जा रहा है सामने है, इसी महल को रानी पद्मावती का जल महल कहा गया है। तो इसी महल से अलाउद्दीन खिलजी ने शीशे में राजा रतन सिंह की स्वीकृति पर उनको देखा और उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हुआ, और फिर राजा रतन सिंह से युद्ध हुआ। चूँकि घटना पुरानी है, इतिहासकार इस घटना पर बहुत सी मत भिन्नताएँ रखते हैं, तो
इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब नहीं बचता है। यानी यहाँ पर दो फैक्ट क्लियर हो रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का किला जीतने के लिए आक्रमण किया था अथवा रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। तो हम लोग इस किले के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे कि राजा सामंत सिंह का पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से विवाह हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई। सन 1293 से 1252 तक 1213 से 1252 तक नागदा को इल्तुतमिश के द्वारा तहस नहस कर देने के बाद यहाँ राजा नेत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया। सन 1303 में यहाँ के रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई हुई, जिसका हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे, और उस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त हुई और उसने अपने पुत्र खिज्र खां को यह राज्य सौंप दिया। खिज्र खां ने वापसी पर चित्तौड़ का राजकाज कान्हा देव के भाई मालदेव को सौंप दिया। काल के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। ये एक किंवदंती है कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने इसे करीब 4000 वर्ष पूर्व बनवाया था। इस संबंध में प्रचलित कहानी यह है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले तो उन्हें रास्ते में एक योगी निर्भयराज व एक यति कुकड़ेश्वर से भेंट हुई। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी इस शर्त पर देने को राजी हुआ कि वह इस पहाड़ी स्थान पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करवा दें। भीम ने अपने शौर्य और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब करीब समाप्त ही कर दिया था। सिर्फ दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा कार्य अवशेष था। योगी के हृदय में कपट ने स्थान ले लिया और उसने यति से मुर्गे की आवाज़ में बांग देने को कहा, जिससे भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दें और उसे पारस पत्थर नहीं देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध से अपनी एक लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया, जिसे लोग भीलत तालाब के नाम से जानते हैं। वह स्थान जहाँ भीम के घुटने में विश्राम किया भीम घोड़ी कहलाता है। यह चित्तौड़गढ़ का संग्रहालय, जहाँ पर आप उस समय के हथियार और पुरानी वस्तुएं देखेंगे, सिक्के देखेंगे और भी स्मृतियाँ देखेंगे। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग की थी वह कुकड़ेश्वर कहलाता है। बप्पा रावल के वंशज जो सिसोदिया राजवंश, जो कि गुइल वंश की एक शाखा है, के संस्थापक राजा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत किया। हमीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था। उसने यहाँ 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयत्नों से चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका और रोड राज्य द्वारा स्थापित सन 1538 में चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के रूप में जाना जाता है। सन 1567 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। ये सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़गढ़ की सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे शाखे के बाद ही सन 1549 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है।
ये जहाँ पर ये संग्रहालय बना हुआ है, इस महल का निर्माण राजा फतेह सिंह के शासनकाल में हुआ था। यह चित्तौड़गढ़ किले के भीतर ही है। यह महल राणा के निवास के रूप में कार्य करता था। राणा फतेह सिंह ने इस निर्माण के माध्यम से कला और संस्कृति के प्रति अपने झुकाव को प्रदर्शित करने का इरादा किया था। महल में राजस्थानी शैली में बने कई गलियारे और खंभे हैं। 17वीं और 19वीं शताब्दी से संबंधित राजस्थान की किंवदंतियों को प्रदर्शित करने वाली दीवारों की पेंटिंग से खूबसूरती से सजाया गया है। यह संग्रहालय 1968 में फतेह प्रकाश पैलेस के एक बड़े हिस्से को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया था। चूंकि राणा फतेह सिंह को कला का बहुत शौक था, इसलिए इस म्यूजियम का नाम भी राणा फतेह सिंह ही रखा गया। कई लोगों के मन में विचार आया होगा कि जो पद्मिनी पैलेस हम लोगों ने दिखाया था, क्या वो पुरानी संरचना है? तो यहाँ पर हम क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं, वह 18वीं और 19वीं शताब्दी की एक संरचना है, जो कि रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन के इतिहास को पुनः संरक्षित करने के लिए तत्कालीन राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। चूँकि इस किले में मंदिर बहुत ज़्यादा हैं और कई प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर देखने लायक है, लेकिन हमारे पास बहुत ऐतिहासिक तथ्य नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने मंदिरों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। इस म्यूजियम को देखने के बाद हम लोग राजा रावल रतन सिंह के महल की ओर बढ़ेंगे। चूँकि ये प्राचीन बाजार है, जिसके अवशेष मात्र बचे हैं, बप्पा रावल के वंश के अंतिम शासक रावल रतन सिंह रावल समर सिंह के पुत्र थे तथा 13वीं शताब्दी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों में चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे थे। यह राजा रतन सिंह का महल है। इनकी विशेष ख्याति हिंदी के महाकाव्य पद्मावत में राजा रतन सिंह के नाम से ही रही है। कुछ इतिहासकारों ने इनका सिंहासनारोहण 1301 ईस्वी माना है, तो कुछ 1302 में। इनकी पत्नी इतिहास प्रसिद्ध रानी पद्मिनी या पद्मावती थी।
चूँकि 1301 में ये गद्दी पर बैठे और 1303 में ही अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद इनका परिवार सहित शासन सत्ता सब कुछ नष्ट हो गया, यानी इनका लगभग 1 साल का शासन रहा और इसी के साथ इनके वंश का भी अंत हो गया। इसके बाद भाटों की गाथाओं में भी इनका नाम लुप्त होने लगा था, यहाँ तक कि इन्हीं स्रोतों पर मुख्यतः आधारित होने के कारण कर्नल टॉड के सुप्रसिद्ध राजस्थान के इतिहास संबंधी ग्रंथ में भी इनका नाम तक नहीं दिया गया है। उनके स्थान पर अत्यंत भ्रामक रूप से भीम सिंह से इनकी पत्नी रानी पद्मिनी का संबंध जोड़ा गया है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय राय बहादुर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल टॉड की भूल स्पष्ट करते हुए रावल रतन सिंह की ऐतिहासिकता को प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है। ओझा जी ने सारी भ्रांतियाँ और सच्चाइयों को स्पष्ट करते हुए लिखा कि रावल समर सिंह के पीछे उनका पुत्र रतन सिंह चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठे। उनको शासन करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और 6 महीने से अधिक युद्ध करने के बाद उसने उनसे किला छीन लिया। प्राचीन अभिलेखों आदि से भी इससे अधिक रतन सिंह के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से संबद्ध विवरण अमीर खुसरो के तारीखे अलाई में मिलता है। अमीर खुसरो के उस ग्रंथ में पता चलता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 ईस्वी में सोमवार को चित्तौड़ लेने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ और 26 अगस्त 1303 ईस्वी सोमवार को किला फतह हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संबंध में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में लिखा है कि यह आक्रमण राजा रतन सिंह की अद्वितीय सुंदरी पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए हुआ था। अनेक वर्षों तक घेरा डालने के बाद असफल होकर खिलजी लौट गया था, लेकिन दोबारा आक्रमण करके विजयी हुआ। परंतु अब ऐतिहासिक तथ्य सामने आ जाने से इतिहासकार मानने लगे हैं कि आक्रमण का प्रमुख कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एवं चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। स्वाभाविक है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा महत्वाकांक्षी सुल्तान इसको अवश्य अधिकृत करना चाहता रहा होगा। यह संभव भी है कि पद्मिनी की सुंदरता जानकर उसका एक उद्देश्य उसे प्राप्त करना भी हो गया हो, कारण जो भी हो। परंतु अलाउद्दीन के आक्रमण ने शासन सहित रावण रतन सिंह के जीवन को भी नष्ट कर दिया तथा अपनी बहुसंख्यक सहेलियों सखियों के साथ अन्य राजपूतानियों के साथ अंततोगत्वा रानी पद्मिनी को जौहर करके सती होना पड़ा। तो ये एक इतिहास का पक्ष ये भी है। एक कहावत यहाँ के बारे में एक ये भी है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया। वास्तव में राजा कुंभा का पैलेस है और बहुत ही प्राचीन है।
मूल रूप से कुंभा महल का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया था और बाद में महाराणा कुंभा ने इसका पुनरुद्धार करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार यह महल महाराणा के जन्म का गवाह है। उदय सिंह उदयपुर के जो संस्थापक बने थे। तो हम लोग बात कर रहे थे गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें विस्मय व रोमांच से भर देता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारणों से यह दुर्ग युद्ध के लिए रणथंभौर और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की तरह उपयुक्त नहीं था। निसंदेह किला सुदृढ़ था। पहाड़ी के किनारे किनारे उदग्र खड़े चट्टानों की पंक्ति थी, जिसके ऊपर एक ऊंचा और सुदृढ़ प्रकार बना हुआ था। साथ ही साथ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों से किले में प्रवेश कर पाना तो शत्रुओं के लिए थोड़ा कठिन था, किंतु विस्तृत मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बने होने के कारण यह पर्वत की श्रेणियों से पृथक हो गया है। इसलिए शत्रुओं द्वारा उस पर घेरा डालकर किले में इस्तेमाल होने वाला रसद पहुंचाना सुगमता से रोक दिया जाता था। और चूंकि जब भोजन सामग्री नहीं मिल पाएगी तो उसके अभाव में किले को खोलना पड़ेगा, और जब किले को खोलना पड़ेगा तो युद्ध करना पड़ेगा, और जब युद्ध करना पड़ेगा तो अगर सेना बड़ी है तो हार भी हो सकती है। इसलिए महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई, जो चारों तरफ पर्वतों से घिरे होने के कारण ज़्यादा सुरक्षित था। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जंक्शन से किले के ऊपर तक पक्की सड़क बनी हुई है। करीब 1.25 मील जाने पर गंभीरी नदी आती है, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के शहजादे खिज्र खां ने 1303 में एक पत्थर का पुल बनवाया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह पुल राणा हमीर सिंह, जो कि राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र अरी सिंह, जो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में मारे गए थे, ने बनवाया था। लेकिन ज़्यादातर विद्वान साहित्यकार इससे सहमत नहीं है, क्योंकि इस पुल के निर्माण में कई हिंदू और जैन मंदिरों को गिराकर उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसकी निर्माण शैली भी मुस्लिम अर्थात सार सैनिक है। नदी के जल प्रवाह के लिए 10 मेहराबें बनी हैं, जिसमें 9 के ऊपर के सिरे नुकीले हैं। पुल के थोड़ी दूर जाने पर कोट से घिरा हुआ चित्तौड़ का कस्बा आता है। इस प्रकार यह किला है। आपको यह किला और यहाँ के इतिहास कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपसे अगले ब्लॉग मिलते हैं। धन्यवाद।